वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 2 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में समाचार पत्र साझा करने पर प्रतिबंध करने की घोषणा की है? किसने? फेसबुक ने। किस देश में? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही फेसबुक ने यह कहा है कि हम अगर कोई भी यूज़र समाचार पत्र यानी कि जो न्यूज़ होती है उसे एक दूसरे से साझा करेगा तो उस पर प्रतिबंध करने की घोषणा की है। ठीक है, दरअसल क्या हुआ था, आप लगभग 1 से 1 महीने पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में यह कानून बनाने की घोषणा की गई थी कि गूगल और फेसबुक अगर जो न्यूज़ होती है अगर उसे एक दूसरे से साझा करते हैं, यूज़र एक दूसरे से साझा करेंगे तो उस पर उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। क्या? उस पर उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। इसी कानून का विरोध पहले गूगल ने किया था, अब फेसबुक कर रहा है। ठीक है, इसके लिए जो ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन है उसने नियम बनाए हैं। क्या? ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन ने नियम बनाए कि अगर गूगल और फेसबुक दोनों में से किसी के भी यूज़र न्यूज़ को साझा करते हैं तो उसके लिए उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, किसने? ऑस्ट्रेलिया में। आप मैप में देख सकते हैं, जो मैंने पार्ट रेड से के अंदर किया है यही ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निःशुल्क सार्वभौमिक कोविड-19 परीक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? कौन सा? निःशुल्क सार्वभौमिक कोविड-19 परीक्षण कार्यक्रम। तो इसका आंसर है हांगकांग ने शुरू किया है। किसने? हांगकांग ने शुरू किया है। ठीक है, अब यह परीक्षण शुरू तो किया है, तो इसके परीक्षण के शुरू होने के साथ साथ इसमें हांगकांग में इसका विरोध भी होने लगा है। क्या? इसका विरोध भी होने लगा है। जो इस विपक्ष की पार्टियां हैं उनके नेता हैं उनके एक नेता हैं जिनका नाम है बिनी यू। कौन? बिनी यू। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह कोविड-19 परीक्षण नहीं है, बल्कि यह डीएनए कलेक्ट करने का, यानी कि डीएनए के जो नमूने होते हैं उन्हें कलेक्ट करने का एक जरिया है। इसी वजह से यह चर्चा में है। कौन? निःशुल्क सार्वभौमिक कोविड-19 परीक्षण कार्यक्रम। ये कहाँ पर किया गया है? हांगकांग में। ठीक है, अभी हांगकांग में कोविड-19 के लगभग 5000 केस हैं। कितने? लगभग 5000 केस हैं। और पूरे हांगकांग की जनसंख्या लगभग कितनी है? 7.5 मिलियन। कितनी? 7.5 मिलियन हांगकांग की जनसंख्या है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये तो चीन है। कौन है? चीन। और इसकी जो मैंने ये वाला पार्ट सर्किल किया है ये हांगकांग है। कौन है? हांगकांग है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगस्त माह में कोरोना के कितने मिलियन केस निकलकर सामने आए? कितने? केवल अगस्त महीने की बात की जाए तो भारत में लगभग 2 मिलियन केस निकलकर सामने आए। कितने? लगभग 2 मिलियन केस निकलकर सामने आए। अभी जो हमारा स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय है उसने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें लगभग उन्होंने कहा था कि केवल अगस्त माह में लगभग 2 मिलियन केस निकलकर सामने आए हैं, जिसमें प्रतिदिन लगभग 60 से 70 हज़ार पर डे केस निकले। कितने? 60 से 70 हज़ार पर डे केस निकले थे। किसने जारी किए? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में किस भाषा पर अंकुश लगाने के कारण विरोध प्रदर्शन हो रहा है? किसमें? चीन में किस भाषा पर अंकुश लगाने के कारण? तो इसका आंसर है मंगोलियाई। किस पे? मंगोलियाई। अब बात करते हैं ये मंगोलियाई भाषा क्या है। तो चीन के जो उत्तर में आप देख सकते हैं, ये जो पहला पार्ट दिख रहा है यह मंगोलिया है। क्या? चीन के उत्तर में मंगोलिया है। तो चीन में ये कभी नीति लागू की गई है कि जो मंगोलियाई भाषा है, क्या मंगोलियाई भाषा को के शिक्षण को कम करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मंगोलिया भाषा है उसको जो चाइना की आधिकारिक भाषा है उसे मंदारिन, आधिकारिक भाषा कौन सी है? मंदारिन, उसमें पढ़ाया जाएगा। किसे? मंगोलियाई भाषा को चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन में पढ़ाया जाएगा। इसमें 3 सब्जेक्ट रखे गए, कौन कौन से? हिस्ट्री, राजनीति और साहित्य। इन 3 सब्जेक्टों जो मंगोलियाई भाषा में पढ़ाए जाते थे अब उन्हें मंदारिन भाषा में पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है चीन में। इसी का विरोध जो मंगोलियाई लोग हैं, कौन? मंगोलियाई लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मंगोलियाई भाषा हमारी मातृभाषा है और मंगोलिया हमारी मातृभूमि है, इसके लिए हम मृत्यु तक को प्राप्त हो जाएंगे। इसका विरोध चीन में काफ़ी बहुत ही उच्च स्तर पर हो रहा है। किसमें? चीन में। आपको मैंने सर्कल करके दिखा दिया है, ये उत्तर में मंगोलिया है, इसी में इसका विरोध किया जा रहा है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार फेसबुक को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? किसको? फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। कौन? मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर तो यह एलन मस्क। कौन? एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। यह अभी ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसमें पहले स्थान पर जेफ बेजोस, दूसरे पर बिल गेट्स और तीसरे पर एलन मस्क है। कौन? एलन मस्क हैं। एलन मस्क की कुल संपत्ति लगभग 115.4 कितने? 115.4 अरब डॉलर है। कितनी? 115.4 अरब डॉलर है, जबकि मार्क जुकरबर्ग की 110.8 अरब डॉलर है। ठीक है, अब बात करते हैं जब एलन मस्क की। तो यह जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी सुनोगी टेस्ला, कौन सी? टेस्ला। और स्पेस एक्स, क्या एक अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसके यह को फाउंडर और इलेक्ट्रॉनिक कार टेस्ला जो कार है उसके निर्माता हैं। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही एलन मस्क हैं। अब यह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। किसको पछाड़कर? फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में कौन सा देश पहली बार साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा? किसकी? 2021 में कौन सा देश पहली बार साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश भारत जो है वो 2021 में पहली बार साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा। और यह जो साइकिलिंग समिट होगा यह भारत के 3 प्रमुख शहरों में होगा। पहला होगा दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा बेंगलोर। कौन सा? दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। ठीक है, जो हमारे CFI हैं, कौन? CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने इस समिट के लिए कोटार्कटिका नामक कंपनी के साथ, कौन सी? कोटार्कटिका कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पे? MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? CFI ने, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो यह हमारे देश में 2021 में पहली बार होगा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? किसे? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में। तो इसका आंसर है लद्दाख व लक्षद्वीप। कौन सा? लद्दाख व लक्षद्वीप को अब जो
भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। उसमें इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब तक कुल 26 केंद्र शासित और राज्य व केंद्र शासित मिलकर 26 हो गए हैं। कितने? 26 हो गए। बाकी जो बचे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें मार्च 2021 तक शामिल किया जाएगा। कब? मार्च 2021 तक शामिल किया जाएगा। अभी किसे कैसे शामिल किया गया? लद्दाख और लक्षद्वीप को। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में देश में कितने लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गई है? कितने लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गई है? तो इसका आंसर है लगभग 1.54 लाख। कितने? 1.54 लाख। अभी जो अपनी NCRB है, कौन? NCRB, उसने रिपोर्ट जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि सन 2019 में लगभग 4,37,396 सड़क दुर्घटना हुई थी, जिनमें से 1,54,732 लोगों की जान गई। कितने? 1,54,732 लोगों की जान गई। रिपोर्ट किसने जारी की है? NCRB। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। किसने? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसने रिपोर्ट जारी की थी। इसने कहा था कि लगभग 4,37,396 दुर्घटनाएं 2019 में हुई, जिसमें से 1.54 लाख लोगों की जान चली गई। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरस के तीसरे सालाना लीडरशिप सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसमें? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरस में। तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। कौन? पीयूष गोयल। हमारे जो रेल मंत्री व वित्त मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस लीडरशिप सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें जो भारत के प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर, कौन? रॉबर्ट लाइटहाइजर, इन दोनों के बीच वार्तालाप हुई थी। किस मुद्दे पर? मुक्त व्यापार समझौते पर। किस पर? मुक्त व्यापार समझौते पर इन दोनों लोगों में बात हुई। इसका भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल ने। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन खिताब किसने जीता? कौन सा? वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही नोवाक जोकोविच हैं। यह सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने मिलोस राओनिक को हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में सीरो सर्वे का तीसरा चरण शुरू किया गया है? किसमें? किस केंद्र शासित प्रदेश में सीरो सर्वे का तीसरा चरण शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। किसमें? नई दिल्ली में। आप मैप में देख सकते हैं, जो मैंने रेड पार्ट सर्किल किया है यही दिल्ली है। क्या है? यही दिल्ली है। यह जो तीसरा सीरो सर्वे का चरण है, यह 1 सितंबर से 5 सितंबर तक चलेगा। किसमें? 1 सितंबर से 5 सितंबर तक चलेगा। इसमें सीरो सर्वे में होता क्या है? तो इस तीसरे चरण में सीरो सर्वे में लगभग 15,000 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। कितना? लगभग 15,000 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। और इसमें पता यह किया जाएगा कि कितनी फीसदी लोगों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी हैं। कितने फीसदी लोगों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी हैं। यह 3 वर्गों में किया जा रहा है। सबसे पहले 18 से कम आयु वाले बच्चों में। कितने? 18 से कम आयु वालों में। और उसके बाद 18 से 50 वर्ष तक के लोगों में। फिर 50 से अधिक वर्ष वाले लोगों में यह सीरो सर्वे किया जा रहा है। पहला सीरो सर्वे कब हुआ था? तो पहला सीरो सर्वे 26 जून से 5 जुलाई तक
कब से? 26 जून से 5 जुलाई तक किया गया था, जिसमें लगभग 24% लोगों में एंटीबॉडी बने थे। कितने? लगभग 24% लोगों में एंटीबॉडी बने थे। दूसरा सर्वे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के बीच चला था, जिसमें लगभग 29% लोगों में एंटीबॉडी बने थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेरा एक बार आप लोगों से फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।